दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है। 1. पाकिस्तान सरकार ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर यू टर्न क्यों लिया? 2. मैच से पहले हुए पाकिस्तानी ड्रामा से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? 3. आईसीसी ने पाकिस्तान की कितनी मांगें मानी? 4. क्या भविष्य में भारत पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज होगी? 5. ईरान और अमेरिका के बीच हालिया डेवलपमेंट्स क्या हैं? 6. ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों को किस तरह चेतावनी दे रहा है? 7. ओमान में चल रही ईरान अमेरिका बातचीत में क्या हो रहा है? 8. तुर्की, कतर और मिस्र ने ईरान के लिए कौन सा फ्रेमवर्क तैयार किया है? ये सारे अपडेट्स इतने अहम हैं कि आपको इन्हें शायद मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों पर इतनी विस्तार से नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। पिछले 24 से 48 घंटों में दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसी चालें चली गईं जो आने वाले महीनों की जियोपॉलिटिक्स तय कर सकती हैं। कहीं युद्ध थमने का नाटक है तो कहीं शांति की तैयारी के पीछे हथियार जमा हो रहे हैं, और इस पूरी शतरंज में कुछ मोहरे दिख रहे हैं और कुछ खिलाड़ी छुपे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट अपडेट आ रही है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से। राजनीतिक रिश्तों में जमी बर्फ के बावजूद क्रिकेट ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अक्सर डिप्लोमेसी से आगे निकल जाता है। 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने आखिरकार भारत के सामने घुटने टेक दिए और मैच खेलने की अनुमति दे दी है। दिस डिसीजन हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव कोई नया विषय नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट, लेकिन व्यवहार में ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब शर्तें उसकी पसंद की हों। पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने आईसीसी के सामने डिमांड्स की एक लंबी सूची रखी थी। मैच मनपसंद वेन्यू पर कराया जाए, भारत रिटर्न सिक्योरिटी गारंटी दे, भविष्य में पाकिस्तान टूर से इनकार न करे और आईसीसी खुद को राजनीति से दूर रखे। लेकिन आईसीसी का जवाब साफ और बिना किसी एम्बिग्विटी के था। 9-10 जनवरी को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, भविष्य की बायलैटरल सीरीज आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, सिक्योरिटी श्रीलंका की जिम्मेदारी होगी और टूर्नामेंट रेवेन्यू से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। द मैसेज वॉज क्लियर, इंडिया पाकिस्तान मैच इज सेंट्रल टू द वर्ल्ड कप। 12 जनवरी को आईसीसी ने यह भी चेतावनी दी कि खेलने से इनकार करने की स्थिति में पॉइंट्स डिडक्शन, हैवी फाइन्स और यहां तक कि सस्पेंशन भी संभव है। एट दिस स्टेज पाकिस्तान ऑप्शंस वर एक्सट्रीमली लिमिटेड। इसी बीच करीब 2 हफ्ते पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की भागीदारी पर सवाल खड़े कर दिए थे। आधिकारिक कारण बताया गया बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी, जिसे आईसीसी ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए भारत में ग्रुप मैचेस खेलने से मना करने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसी के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने यह घोषणा कर दी कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। दिस डिसीजन डायरेक्टली थ्रेटेंड आईसीसी's $2.2 बिलियन ब्रॉडकास्ट डील, जिसमें इंडिया पाकिस्तान क्लैश सबसे बड़ा कमर्शियल पिलर माना जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इमोशन से ज्यादा वेट कॉन्ट्रैक्ट्स और इकोनॉमिक्स का होता है। लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच चली बैठकों, को होस्ट श्रीलंका के बढ़ते दबाव और इंटेंस बैक चैनल डिप्लोमेसी के बाद गतिरोध धीरे धीरे टूटने लगा। वही पाकिस्तानी सरकार जिसने बाइकआउट की बात कही थी, 10 दिनों के भीतर अपने स्टैंड्स में नोटिसेबल यू टर्न दिखाती नजर आई। आइए डेट बाय डेट तक इस इवेंट में क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। 3 फरवरी से आईसीसी ने बैक चैनल डिप्लोमेसी को एग्रेसिवली पुश किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल बोर्ड्स भी नाराज हो गए और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी बाइकआउट का असर सिर्फ आईसीसी पर नहीं बल्कि स्मॉलर क्रिकेट बोर्ड्स और ग्लोबल कैलेंडर पर भी पड़ेगा। 5 फरवरी को श्रीलंका क्रिकेट ने वार्निंग दी कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो होस्टिंग कंट्रीज को सीरियस फाइनेंशियल डैमेज झेलना पड़ेगा। 7 फरवरी को पीसीबी ने फोर्स मेजर का ऑप्शन सामने रखा, लेकिन आईसीसी ने लीगल एविडेंस और कॉन्क्रीट जस्टिफिकेशन की मांग कर दी, जिससे दबाव एक बार फिर पाकिस्तान के पाले में चला गया। 8 फरवरी को आईसीसी के मीडिएटर्स लाहौर पहुंचे, जहां 5 घंटे लंबी बैठक चली। डिमांड्स रखी गईं, आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन आउटकम को डेलिबरेटली पब्लिक नहीं किया गया। 9 फरवरी तक प्रेशर अपने पीक पर पहुंच चुका था। श्रीलंका, यूएई और ईसीबी ने कलेक्टिवली यह संदेश दिया कि दिस मैच इज नॉट अबाउट 2 टीम्स, इट इज अबाउट द सर्वाइवल इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। आखिर 9 फरवरी की शाम को पाकिस्तान ने यू टर्न लेते हुए भारत पाकिस्तान मैच को खेलने के लिए हां कर दी और आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए। तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने आखिर हां क्यों कही? इसका उत्तर पूरी तरह प्रैक्टिकल है। इंडिया पाकिस्तान मैच का मतलब होता है हाईएस्ट टीआरपी, मैसिव एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट एंड इनॉर्मस रेवेन्यू जनरेशन। इसके अलावा मैच से पीछे हटने पर क्रिकेट का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लग सकता था, जो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसानदेह होता। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख पहले जैसा ही स्पष्ट और कंसिस्टेंट रहा। नो बायलैटरल क्रिकेट विद पाकिस्तान, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन जारी रहेगी, वो भी केवल न्यूट्रल वेन्यूज पर। दिस स्टैंड हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड। अंततः 15 फरवरी 2026 का यह मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल की कहानी नहीं है। इट हाईलाइट्स अ डीपर रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां आइडियल्स अक्सर बाद में आते हैं और पहले स्थान पर होते हैं पॉलिटिक्स, प्रेशर और प्रॉफिट। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। मिडिल ईस्ट में बढ़ते अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप और न्यूक्लियर टॉक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच ईरान ने एक बार फिर अपना सख्त और बेपरवाह रुख दोहराया है।
अमेरिकी आर्माडा की मौजूदगी और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो डरने वाला है और ना ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह का समझौता करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूएसएस एब्राहम लिंकन के अरब सागर में पहुंचने पर तीखा बयान देते हुए कहा कि इलाके में सैनिक भेजने से हम डरने वालों में नहीं है। देयर मैसेज वॉज ब्लंट, मिलिट्री पॉस्चरिंग डज नॉट वर्क ऑन ईरान। तेहरान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अराक्ची ने अमेरिका की मंशा पर भी खुलकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन वास्तव में नेगोशिएशंस चाहता है या फिर बातचीत की आड़ में प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, टॉक्स एंड थ्रेट्स कैन नॉट गो टुगेदर। यूरेनियम एनरिचमेंट के मुद्दे पर ईरान ने किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी से साफ इनकार कर दिया। अराक्ची ने कहा कि इसे डिप्लोमैटिक बार्गेनिंग नहीं बल्कि सोवरेनिटी का सीधा सवाल बताया। उनका कहना था कि हम इसलिए नहीं झुकते क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, भले ही इसके बदले युद्ध की धमकी ही क्यों न दी जाए। दिस वॉज अ क्लियर रेड लाइन। संक्षेप में ईरान का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिकी जहाज समुद्र में तैनात रहें, स्टेटमेंट्स आते रहें, लेकिन तेहरान ना तो इंटिमिडेशन से प्रभावित होगा और ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट जैसे कोर इश्यूज पर पीछे हटेगा। इन ईरान्स व्यू, स्ट्रेंथ लाइज इन रेजिस्टेंस नॉट इन कंसेशन। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि प्रेशर वर्सेस रेजिस्टेंस की मानसिकता का संघर्ष बनता जा रहा है। इसी बीच ईरान में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो ना तो किसी न्यूक्लियर वेपन्स रेस का हिस्सा है और ना ही प्रेशर पॉलिटिक्स से प्रभावित होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाइना और रशिया के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। उनका संकेत साफ था, ईरान अकेले फैसले नहीं ले रहा बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। वेस्टर्न एलाइज पर हल्का सा तंज कसते हुए अराक्ची ने कहा कि उन्हें हमारे परमाणु बम से डर लगता है, जबकि हम उसे बनाना ही नहीं चाहते। हमारा असली न्यूक्लियर बम है सुपर पावर्स को ना कहने की ताकत। दिस स्टेटमेंट वॉज सिंबॉलिक, एम्ड मोर एट साइकोलॉजी देन फिजिक्स। पश्चिमी देश और इजराइल लंबे समय से ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चलाने का आरोप लगाते आए हैं, जबकि ईरान हर बार इन आरोपों को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता रहा है। दिलचस्प पहलू यह है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को ही एकमात्र डी फैक्टो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट माना जाता है, लेकिन इंटरनेशनल स्क्रूटनी लगभग हमेशा ईरान पर ही केंद्रित रहती है। दिस सिलेक्टिव फोकस हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग ईरानियन ग्रीवेंस। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित ना रहे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और रीजन में आर्म्ड ग्रुप्स को दिए जाने वाले समर्थन जैसे मुद्दों को भी नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता है। ईरान का जवाब इस पर पहले जैसा ही रहा, दीज इश्यूज आर नॉट ऑन द एजेंडा। हालांकि ट्रंप ने ओमान में हुई बातचीत को वेरी गुड बताया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इसे एक कदम आगे करार दिया, लेकिन प्रेशर स्ट्रैटेजी में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं दिखा। टॉक्स के पहले दौर के तुरंत बाद ही अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर नए टैरिफ्स लगाए और ऑयल एक्सपोर्ट से जुड़ी शिपिंग कंपनीज पर फ्रेश सैंक्शंस भी घोषित कर दिए। निष्कर्ष साफ है, बातचीत भी चल रही है, प्रतिबंध भी जारी हैं, वॉरशिप्स भी तैनात हैं और स्टेटमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज इन द नैरेटिव। ईरान का कहना है, हमारे पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन झुकने से इनकार करने की पॉलिटिकल विल और स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व जरूर है। यही वजह है कि ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि प्रेशर वर्सेस रेजिस्टेंस की मानसिकता का संघर्ष बनता जा रहा है। इसी बीच इन February 2026, a new trilateral diplomatic effort emerged in Middle Eastern diplomacy when Turkey, Qatar and Egypt proposed a shared diplomatic framework to de-escalate the growing tensions between the US and Iran. ये पहल ओमान में चल रही ऑनगोइंग इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस की पृष्ठभूमि में सामने आई, जहां दोनों पक्ष सीधे आमने सामने नहीं आए, बिना किसी इनडायरेक्ट फेस टू फेस टॉक्स की कोशिश कर रहे हैं। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज क्लियर, रीजन वाइड एस्केलेशन को रोकना, संभावित युद्ध की आशंका को टालना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक नियंत्रित दायरे में लाना। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव किसी अंतिम समझौते से ज्यादा एक मिडिल ग्राउंड तैयार करने की कोशिश है, ताकि बातचीत पूरी तरह टूटने से बची रहे। फ्रेमवर्क के की पिलर्स हैं: 1. स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट। प्रस्ताव का सबसे केंद्रीय और संवेदनशील बिंदु ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है। इसके तहत ईरान को पहले 3 सालों तक जीरो एनरिचमेंट की स्थिति में जाना होगा। इसके बाद भी संवर्धन की अनुमति 1.5% से नीचे रखने का सुझाव दिया गया है, जो सिविल न्यूक्लियर यूज की न्यूनतम सीमा से भी कम है। इसके अलावा ईरान के पास मौजूद लगभग 440 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तीसरे देश जैसे रूस या तुर्की को सौंपने की बात कही गई है। ये कदम शॉर्ट टर्म न्यूक्लियर ब्रेकआउट रिस्क को तुरंत कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तेहरान के लिए ये तकनीकी नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सॉवरेंटी से जुड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा, लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ये फ्रेमवर्क पहली बार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को औपचारिक बातचीत के दायरे में लाता है। हालांकि अमेरिका की मांग कंप्लीट शटडाउन की रही है, लेकिन इस प्रस्ताव में अपेक्षाकृत सॉफ्टर अप्रोच अपनाई गई है। ईरान से कहा गया है कि वो मिसाइल्स के प्रोएक्टिव इस्तेमाल की पहल न करे और उन्हें डेटरेंस से आगे न बढ़ाए। ये बिंदु इसलिए सबसे विवादास्पद है क्योंकि ईरान मिसाइलों को अपनी नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का मूल आधार मानता है। तेहरान के लिए ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस है। तीसरा, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन पर अंकुश।
प्रस्ताव का तीसरा पिलर्स ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ा है। इसमें ईरान से अपेक्षा की गई है कि वो हमास, हिजबुल्ला और यमन के हौतियों जैसे समूहों को हथियार, तकनीक या प्रत्यक्ष सैन्य सहायता ना दे। इसका उद्देश्य ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को सीमित करना और गाजा, लेबनान और रेड सी जैसे फ्लैश पॉइंट्स में तनाव को कम करना है। लेकिन तेहरान का तर्क है कि ये समूह प्रॉक्सी नहीं, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, एंड दिस इज द पॉइंट दैट मेक्स द एग्रीमेंट मोस्ट डिफिकल्ट। चौथा, यूएस ईरान नॉन एग्रेशन अग्रीमेंट। फ्रेमवर्क में एक प्रस्तावित म्यूचुअल नॉन एग्रेशन पैक्ट भी शामिल है। इसके तहत अमेरिका और ईरान एक दूसरे या उनके सहयोगियों पर सीधे हमले से परहेज करेंगे। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा, मैरिटाइम रूट्स की स्थिरता और वाइडर रीजनल काम के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी में इसे लागू करना सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। 6 फरवरी को हुई बातचीत में इस फ्रेमवर्क को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन किसी बाइंडिंग अग्रीमेंट पर सहमति नहीं बन पाई। ये प्रस्ताव फिलहाल युद्ध को टालने का एक डिप्लोमेटिक बफर जरूर बनाता है, लेकिन ईरान के लिए ये उसकी डिफेंस पॉलिसी और रीजनल इन्फ्लुएंस पर सीधा अंकुश लगाने जैसा है। निष्कर्ष यही है कि प्रतिबंधों में आंशिक राहत की संभावना तो दिखाई देती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव यूएस ईरान डील अभी भी दूर की चीज नजर आती है। ये फ्रेमवर्क समाधान से ज्यादा फिलहाल टकराव को ठंडा रखने की रणनीति बनकर उभरा है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको ईरान यूएसए की हर एक अपडेट देते रहेंगे। हर बीतते 24 घंटे के साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। कभी दशकों पुराने समीकरण अचानक बदल जाते हैं, तो कभी कल तक के सहयोगी देश आज एक दूसरे पर दबाव और ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाने लगते हैं। आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है, जहां हर देश अपनी चाल इस सोच के साथ चलता है कि सामने वाले को कैसे कमजोर किया जाए और खुद को कैसे आगे रखा जाए। हर दिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अलायंसेस टूटते हैं और कल तक के दोस्त आज राइवल्स बन सकते हैं। भारत भी ऐसे दौर में है जहां डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी तीनों फ्रंट्स पर नए चैलेंजेस हैं। सरकार लगातार फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने, डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की वॉइस को इम्पैक्टफुल बनाने में काम कर रही है। इन इवेंट्स को सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे की थिंकिंग, रियल इम्पैक्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ही हमारे चैनल का मकसद है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पर ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और डीप एनालिसिस, यही हमारा मिशन है। और ये मिशन आपके भरोसे, आपके सपोर्ट और आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है। फ्रेंड्स, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार लेकर आएं और आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमेशा अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।